त्रिवेणी में आस्था की डुबकी। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सहित अन्य उद्योगपतियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आपको बताते चले 1100 से अधिक उद्योग इकाइयों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि पारदर्शी तरीके से डीबीटी के संसाधित की सीटे के कहा कि मध्य प्रदेश की देश में केंद्रीय स्थिति इसी और भी अधिक विशेष बनाती है। यहाँ औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार ने जो नई निवेश नीति बनाई है वो देश में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। आप जानना चाहते हैं तो उतने उद्योग लगा लाइए। सरकार हर पल हर कदम आपके साथ है। तो आपको बताते चले एमपी की निवेश नीति बेस्ट, ऐसा सीएम ने कहा और पहले उद्योगपतियों को 450 करोड़ दिए। तो वहीं एमपी की निवेश नीति को बेस्ट बोलते हुए कई उद्योगपतियों को 450 करोड़ रुपए दिए। जीआईएस की पूरी तैयारी कर रहे और उसका निरीक्षण कर रहे हम सीएम मोहन यादव। और आपको बताते चले कि जीआईएस की तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित, पहले उद्योगपतियों को 450 करोड़ दिए। मंत्री मध्य प्रदेश में पधार रहे हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तैयारियों का आखिरी दौर चल रहा है और जैसा कि जानकारी है, कल भोपाल में यशस्वी प्रधानमंत्री पहले संगठन की बैठक लेंगे। संगठन के सांसद, विधायक और प्रमुख लोगों से मिलकर के भोजन करके बाद में राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सालों बाद ये ऐसा मौका आ रहा है जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल राजधानी में वो रात अपना समय गुजारेंगे। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूँ। यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री श्रीमान पितानंद जी, हमारे मंत्री माननीय विश्वास जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी और सारे संगठन के प्रमुख, हम सब व्यवस्थाओं में चाक चौबंद होकर के इन व्यवस्थाओं की चिंता भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे कुलरेश शेख, प्रवक्ता बीजेपी। तो सर, जीआईएस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको आ रही है हमारी आवाज? हाँ जी सर। जीआईएस की तैयारियां कैसी चल रही है सर? जीआईएस की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके साथ में गृह मंत्री जी के लिए हम स्वागत के लिए बेताब हैं और पूरी उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक क्षण रहेंगे मध्य प्रदेश के लिए कि जिस प्रकार की तैयारी हुई है और जिस प्रकार की अपेक्षाएं हैं, सरकार अपनी पॉलिसीज का विवरण करेगी और हमारे यहाँ निवेश का वातावरण जो ऑलरेडी बन चुका है, हम उज्जैन में देखें, हम पीतमपुर में देखें, हम रीवा में देखें, जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन है उसमें जितनी जमीन थी वो पूरी खत्म हो चुकी है और नई जमीनों के अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। तो इसको और तेजी मिलेगी और ये एक ऐतिहासिक पल के रूप में हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। सर, निवेश नीति को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, निवेश नीति निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से बनाई जा रही है और केंद्र का भी कोऑर्डिनेशन है मध्य प्रदेश के साथ। केंद्र से जो हमको सहयोग चाहिए वो मिल रहा है। पॉलिसी के ऊपर खुद डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। सर, औद्योगिक विकास पर क्या खास रहने वाला है? हमारे पास बहुत बड़ी ज्योग्राफी है मैडम और हम विविध प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हमारे पास अगर हम बात करें एग्रो इंडस्ट्री की तो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है जिसके पास में एग्रो इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। पीतमपुर वाला जो क्षेत्र है उसमें ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फोर्स मोटर्स ये सब पनप रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं।
तो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक क्लस्टर ऑलरेडी है। उज्जैन की हम बात करें, उज्जैन की उद्योगपुरी में, वहां पर मेडिकल जो डिवाइसेस हैं उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है, कपड़े का काम काफी तक हो रहा है। इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी ये क्षेत्र है। आईटी के लिए इंदौर बहुत मुफीद है, उज्जैन में भी काम हो चुका है। अगर हम सोलर एनर्जी यूज करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास काफी जमीन है। चंबल के बीहड़ जो है उनका बहुत सदुपयोग हो सकता है। इसी प्रकार बुंदेलखंड में भी काफी ऐसी जगह है। तो मध्य प्रदेश की इतनी विविध टोपोग्राफी और बड़ी ज्योग्राफी है और जो उसकी जियो लोकेशन है उसके साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। पहले उद्योगपतियों को 450 करोड़ रुपए देने का सरकार दावा कर रही है, उस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल दे सकते हैं सरकार, और सरकार के पास उसके लिए फंड्स भी हैं। और जो हमारी आज के समय जो स्टेट जीडीपी है 16.8% से आगे बढ़ रही है, मतलब जो हमारी एवरेज जीडीपी है देश की उससे लगभग डबल। तो आज हम उस स्थिति में हैं कि हम उद्योगपतियों को सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वहीं पीएम मोदी कल भोपाल आने वाले हैं, ऐसे में तैयारियों को लेकर खुद मोहन यादव प्रशासन संघ अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच पधार रहे हैं, तैयारियां पूरी तैयारी है। तो आपको बताते चले कि पीएम दौरे की तैयारियां तेज हो चुकी है, खुद सीएम मोहन यादव इसका जायजा ले रहे हैं। कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, ऐसा सीएम यादव हमारे बीच 23 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं और बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के बाद यहाँ भोपाल आने वाले हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मान के चलता हूँ कि बहुत लंबे समय बाद शायद प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ भोपाल रुक रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और भोपाल का आतिथ्य ये वैसे अलग प्रकार का है। भोपाल की खूबसूरती मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, संगठन की ओर से माननीय विजय शर्मा जी हम लोग यहाँ पर व्यवस्था देखने आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं हमारे प्रभारी जी यहाँ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और सबके मार्गदर्शन में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो ताकि यहाँ की मीठी स्मृति लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ हमारे सभी माननीय सांसद विधायक संगठन प्रभारियों के साथ चर्चा करेंगे और परसों जैसा कि घोषित कार्यक्रम हमारा ग्लोबल। तो वहीं मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने 25 फरवरी को भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक अहम डेयरी सहयोग समझौते की घोषणा की। बता दें कि समझौता एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, संबंधित दूध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुआ है। इसके जरिए राज्य में दुग्ध उत्पादकों और आय दोगुनी करने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में दुग्ध संग्रह केंद्र स्थापित होंगे और दुग्ध संघों के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। हर 5 साल में समझौते में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से श्वेत क्रांति मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हर जिले में सांची डेयरी के साथ साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट और चिलिंग सेंटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो आपको बताते चले सीएम करेंगे अहम डेयरी सहयोग समझौता, जिसपे दूध से बनने वाली कई चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री शाह भी वहां मौजूद रहेंगे, जो डेयरी को बढ़ावा देने के लिए इस पर दूध उत्पादकों की आय को भी करेंगे दुगना। जो केंद्रीय गृह मंत्री शाह भी वहां मौजूद रहेंगे और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस पर दोनों साथ सीएम मोहन और अमित शाह बैठकर इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। इसमें दूध उत्पादन को लेकर अहम निर्णय लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि डेयरी को एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहेंगे और दुग्ध। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी में होने जा रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्ट समिट को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इस आयोजन में राज्य के निवेश का उदय होगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर प्रवास के दौरान संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल आ रहे निवेशकों और उद्योगपतियों का स्वागत है।
तो आपको बताते चले हम उनसे, उन्होंने साथ ही ये भी कहा उनसे हम मिलेंगे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में ये निवेश का उदय होने जा रहा है। कांग्रेस की ओर से आपको बताते चले कि कांग्रेस की ओर से राज्य में हो रहे आयोजनों को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर, रीवा और खजुराहो में समिट हुई और अब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। इसका स्वागत करने की बजाय इस तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल रखेगा तो उसकी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे देश और जनता के हृदय में है। और उनका स्वागत है और हम सबसे मिलेंगे भी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत भी करेंगे। एक नया उदय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक निवेश का उदय कल से शुरुआत होगा मध्य प्रदेश में, इस बात का हमें पूर्ण और उनका स्वागत है। और तो आपको बताते चले निवेशकों और उद्योगपतियों का स्वागत होगा और पीएम मोदी और सीएम यादव के नेतृत्व में ये निवेश किया जाएगा, जहां निवेश। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में हुई। बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, साथ ही कई महत्वपूर्ण संशोधनों विधेयकों को भी मंजूरी मिलेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आज कैबिनेट में बजट का अनुमोदन के साथ बजट हर वर्ग के लिए अच्छा होगा, आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सके, इसके प्रावधान भी दिए जाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से आयोजित होगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। सत्र में पहले दिन राज्यपाल रमन डेका का अभिभाषण होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट राज्य सरकार पेश करेगी। सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सवाल लगाए हैं। आपको अपडेट दे दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1862 सवाल लगाए हैं। अधिकतम विधायकों ने आई लाइन सवाल आपको बताते चले कि लगाया। विधायकों के लगाए सवालों आपको बताते चले कि विधायकों के लाए सवालों में 943 तारांकित और 871 अतारांकित सवाल है। चूंकि ये 21 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होगा, ऐसे में ये साय सरकार का दूसरा बजट है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 9 फरवरी 2025 को साय सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था, जो कि 1,47,500 करोड़ रुपए का था और इसमें पहले की भूपेश सरकार की तुलना में 22% ज्यादा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह बजट सत्र आपको बताते चले कि अब 24 फरवरी से 36 सरकार का बजट सत्र जो विधानसभा में अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, वैसे ही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलेगी। कहे कि 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं, विकास के अच्छे काम हुए हैं और वैसे भी आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ा है। और कांग्रेस को देख चुके हैं, हमेशा ये लोग बोलते हैं और करते कुछ हैं, अलग हैं। उनके कथनी और करनी में एक रूपता रहता नहीं है और ठगे गए हैं छत्तीसगढ़ की जनता। तो अब कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 के आयोजन में पहुंचे। उन्होंने इंट्रीगेट कृषि जिक्र किया, कहा कि इस आयोजन में कई तरह के प्रयोग यहां देश भर में किसान आकर देखेंगे। कृषि विज्ञान मेला पहुंचे कृषि मंत्री इस मेले में कई प्रयोग आपको बताते चले कि शिवराज सिंह इंट्रीगेट संकल्प है, क्योंकि विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, किसानों के आगे बढ़े बिना नहीं बन सकता।
उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये किसान मेला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अच्छे बीज, कई फसलों के लिए अच्छे बीज की किस्में तैयार करती है। उन बीजों का प्रभाव सीधे खेत में आके देखें किसान। आज हमने देखा कि चाहे गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, सरसों हो, फूल हो, सब्जियां हो, फल हो, उन्नत बीज जब लगाते हैं तो कैसी फसलें होती है, उसका प्रदर्शन किसानों के बीच यहां किया गया। मैंने भी देखा लाइव। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रासायनिक उर्वरक के अनियंत्रित प्रयोग के कारण आज धरती की उर्वरता शक्ति समाप्त हो रही है। अच्छे कीट मारे जा रहे हैं और उसके कारण उत्पादक फल, अन्य सब्जियां कई रोगों का कारण बन रही हैं। ये स्थिति अगर नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए ये सही समय है कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। गुरुकुल के इन खेतों में मैंने प्राकृतिक खेती के व्यवहारिक रूप को देखा है। सचमुच में केमिकल फर्टिलाइजर के अनियंत्रित प्रयोग के कारण आज धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। मित्र कीट मारे जा रहे हैं और उसके कारण उत्पादित जो अन्न, फल, सब्जियां हैं वो कई रोगों का कारण बन रही है। ये स्थिति अगर नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ही धरती नहीं बचेगी। इसलिए ये सही समय है कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। तो वही एयर इंडिया में असुविधाजनक उड़ानों का अनुभव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह मेरे बारे में नहीं है। अगर अन्य यात्रियों को भी असुविधा होती है तो उनके प्रबंधन को यह पता होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। अगर है एक रास्ता ये कि कुछ मत बोलो, लेकिन मुझे लगा कि सवाल मेरा नहीं है। अगर बाकी यात्रियों को भी तकलीफ होती है तो ये चीज मैनेजमेंट को उनके पता चलना चाहिए ताकि आगे ये स्थिति ना बने। पैसा अगर ले रहे हैं तो हम ठीक से सुविधाएं देने का काम भी करें। तो वहीं केंद्रीय बजट को लेकर शाजापुर विधायक अरुण भीमावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बजट को आम जनता के हित का बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में महिलाओं, छात्र छात्राओं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और किसानों को लाभ होगा। इस दौरान विधायक अरुण भीमावत ने बताया कि किसानों को मिलने वाले केसीसी में 5 लाख तक की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा तिलहन और फसलों में दाम भी के बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों को अधिक आय होगी। जिला कार्यालय पर केंद्रीय बजट 2025-26 के विषय को लेकर देश के आदेशानुसार प्रेस वार्ता रखी गई। निश्चित रूप से देश के आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये कैसा पहला बजट है जिसमें कुछ वर्ग बनाकर प्रावधान तय किए, जिसमें पहली प्राथमिकता में गरीब कल्याण, किसानों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए केंद्रीय बजट में सीधे सीधे प्रावधान किए गए हैं। और यह बजट 2047 विकसित भारत को
परिकल्पना को लेकर भी बजट बनाया गया है। केंद्रीय बजट में ध्यान में आता है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो हमारे हर क्षेत्र में है, किसान भाई में भी है, गरीब में भी है, महिलाओं में भी है, युवाओं में भी है, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आयकर में जो 12 लाख तक की छूट दी गई, इसमें बहुत बड़ा भाग हमारे मध्यम वर्गीय परिवार को मिलने वाला, इसका लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर ये बजट दिशा देने वाला, विकास के अवधारणा को लेकर और आर्थिकता के साथ और के साथ केंद्रीय बजट पेश किया गया है। तो वहीं शिवपुरी जिले के करेरा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने 2 लग्जरी कारों को भी जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत 3,480 लाख बताई जा रही है। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से गुना की 26 बटालियन के 2 आरक्षक भी शामिल हैं। पुलिस की ओर सूचना मिली थी कि I-20 कार में गांजा लेकर 2 लोग बसई से करेरा आ रहे थे, जबकि शिफ्ट कार में 3 लोग रैकी कर रहे हैं। महुअर नदी पुल पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने शिफ्ट कार के 2 आरोपियों को पकड़ लिया। इनकी पहचान उपेंद्र भदौइया और सुरेंद्र अहिरवार के रूप में हुई। इसके बाद I-20 कार को रोका गया, जिसमें आपको बता दें 32 पैकेट और 84 किलो गांजा बरामद हुआ। फरार आरोपियों की पहचान शंकर लोधी और भारत जाटव के रूप में हुई। गिरफ्तार आरोपियों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये आज दिन में करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक I-10 कार में अवैध रूप से गांजा करेरा की ओर आ रहा है और उसके आगे एक स्विफ्ट कार चल रही है, जिसमें जो उसकी रेकी कर रही है। इस सूचना के आधार पर करेरा पुलिस ने गणेश घाट के पास घेराबंदी करके पहले स्विफ्ट कार को रोका। उसको रोकने के बाद उसमें जो पीछे एक व्यक्ति बैठा था, गेट खोल के जंगल तरफ भाग गया। 2 व्यक्ति उसमें पकड़ में आए, एक उपेंद्र सिंह नाम है उसका, दूसरा सुरेंद्र। और उसके बाद कुछ दूरी पर I-10 कार आती हुई दिखी, उसको भी रोक के पकड़ा। माँ राजेश्वरी मंदिर पर जो निर्माण काम जिस प्रकार से चल रहे हैं, चाहे वो डोम का कार्य हो, चाहे वो शिखर का पास के का काम हो, या फिर ग्राउंड का काम हो, वॉल बाउंड्री बनके तैयार हो गई है। आने वाले समय में ये स्थान बहुत सुरक्षित रहेगा, स्वच्छता की ओर रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सुंदर लगेगा। बाकी की जो चीज़ें आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि अभी कोई असामाजिक तत्व वहाँ पर आके मदिरा का उपयोग करते हैं, ये निश्चित रूप से खुला मैदान होने के कारण से समस्या सभी जगह है, लेकिन इसको मंदिर। तो वहीं शाहजहाँपुर शहर में प्रसिद्ध मां राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा के चलते गंदगी बढ़ रही है। यहां आकर लोग मदिरा पान कर परिसर में की बाउंड्री में शराब की बोतलें और कचरा करते हैं। इस मामले में मंदिर के पुजारी अनिल जी ने बताया कि कितनी बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन मंदिर समस्या हल नहीं हो रही। वहीं मौके पर स्थानीय विधायक अरुण भीमावत शनिवार सुबह 8 बजे मां राजेश्वरी का दर्शन करने पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। जय माता दी। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों का जो अड्डा बना हुआ है और इस तरफ पुलिस प्रशासन का तो ध्यान नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पहले भी बहुत बार शिकायत की गई है, पर कोई पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देता है। तो प्रशासन से निवेदन है कि कृपया इधर भी ध्यान दिया जाए, ताकि मंदिर की गरिमा बनी रहे और दर्शनार्थी को कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात, यहाँ पे गाड़ी भी चोरी होती है, उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं देता। अभी 10-15 दिन पहले एक गाड़ी चोरी हुई यहाँ पे, उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं देता। तो प्रशासन से निवेदन कर सकते हैं बस ये। अब आगे जो